मॉर्निंग गुड आफ्टरनून। चलिए तो लेट्स स्टार्ट कंजंक्शन एंड चलिए तो शुरू किया जाए। और कंजंक्शन में हम लोग ये डे 4 है और आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं कहाँ से आज शुरू करना है। तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम लोग कल कर रहे थे। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को कितने भाग में बांटा गया है इसके बारे में कल हम लोग पढ़ रहे थे। Yesterday we had a class on the topic coordinating conjunction, right? तो coordinating conjunction को चार भागों में बांटा गया है। एक तो है क्यूमुलेटिव और कोऑपरेटिव कंजंक्शन। ये एक स्टेटमेंट या फैक्ट को दूसरे से जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? तो द प्रिंसिपल एज वेल एज द टीचर, यानी कि एज वेल एज यहाँ कंजंक्शन है जिसने प्रिंसिपल को टीचर से जोड़ दिया है। तो ये क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है जिसके बारे में हम लोग कल चर्चा कर चुके हैं। दूसरा होता है एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्सेटिव कंजंक्शन ऑलवेज गिव्स अ मीनिंग ऑफ अपोजिशन और कॉन्ट्रास्ट, यानी ये दो बातों के बीच में कॉन्ट्रास्ट शो करते हैं, अपोजिशन बताते हैं कि एक अगर किसी चीज़ को हाँ कर रहा है तो दूसरा उसको ना करेगा। एग्जाम्पल है ही इज़ इंटेलिजेंट, ये पॉजिटिव क्वालिटी है और यहाँ पे कंजंक्शन जुड़ा है बट एडवर्सेटिव कंजंक्शन, और ये लेजी नेगेटिव क्वालिटी है। तो आपने देखा अपोजिट क्वालिटी को ये बताते हैं। शी हेट्स मी येट आई लव हर, यहाँ पे ये हेट्स नेगेटिव क्वालिटी है और येट कंजंक्शन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे आई लव हर, लव क्या है? पॉजिटिव क्वालिटी है। तो एडवर्सेटिव कंजंक्शन हमेशा दो अपोजिट क्वालिटीज़ को जोड़ते हैं। ठीक है, शी हेट्स मी एंड आई लव हर, ये गलत हो जाएगा क्योंकि अपोजिट क्वालिटी है। तो यहाँ पे आपको एडवर्सेटिव कंजंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। आप यहाँ पे क्यूमुलेटिव कंजंक्शन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये जब हो गया है तो इसके बाद में हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और आज से जो हम लोगों को थर्ड नंबर, ये आज की क्लास का फर्स्ट पॉइंट है कि अल्टरनेटिव कंजंक्शन, अल्टरनेटिव वर्ड ही जैसा बता रहा है कि ये अल्टरनेट की बात करते हैं, विकल्प की बात करते हैं। तो इनका यूज़ दो विकल्पों के बीच किसी एक चॉइस को व्यक्त करने के लिए होता है। अल्टरनेटिव का मतलब ही होता है विकल्प। तो जो दो ऑप्शन हैं और दो ऑप्शन हैं और उन दोनों ऑप्शन में से किसी एक विकल्प की ये बात करते हैं। जैसे और रोहन और सोहन, अगर हम लिखते हैं कि रोहन और सोहन, तो इसका मीनिंग क्या होता है? या तो रोहन या फिर सोहन। तो ये विकल्प की बात कर रहे हैं कि रोहन है या फिर सोहन है। नाइदर नॉर, ये भी नहीं वो भी नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं। आइदर और, तो या तो ये या तो वो, एल्स कोई अन्य, अदरवाइज अन्यथा भी एक अल्टरनेट की बात करते हैं, एक अल्टरनेटिव ऑप्शन को देते हैं। तो ये सारे जो कंजंक्शन हैं ये आपको अल्टरनेटिव कंजंक्शन कहलाते हैं क्योंकि ये आपको अल्टरनेटिव ऑप्शन देते हैं।
एग्जाम्पल आप देखिए, ही इज आइदर अ फिलोसफर और अ मैडमैन। यहाँ पे ये बता रहा है कि या तो वो फिलोसफर है या फिर पागल है। तो अल्टरनेटिव बता रहा है कि नहीं, कि या तो आप उसको फिलोसफर मानिए या फिर पागल मानिए। वॉक क्विकली, तेजी से चलो, और नहीं तो दूसरा अल्टरनेटिव क्या होगा, नहीं तो तुम ट्रेन मिस कर जाओगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो ऑप्शन की बात हो रही है, या तो तेजी से चलना है, नहीं तो ट्रेन को छोड़ना है। तो ये सब अल्टरनेटिव कंजंक्शंस होते हैं। फोर्थ नंबर में है इलेटिव कंजंक्शंस। इलेटिव कंजंक्शन जो होते हैं ये इन्फेरेंस को बताते हैं। इन्फेरेंस का मतलब होता है अनुमान, या कोई काम हो चुका है और उस काम के आधार पे या किसी एक्शन के आधार पे दूसरा उसका कंसिक्वेंस क्या हो सकता है, उसका अनुमान या अंदाजा जिस कंजंक्शन से लगता है वो इलेटिव कंजंक्शन के ग्रुप में आते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ देखिए कि देयरफॉर, फॉर, हेंस, सो, ये सारे इलेटिव कंजंक्शंस होते हैं, क्योंकि ये निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, ये अंदाजे पे पहुंचते हैं। आप एग्जाम्पल देखिए, समवन वाज इन द हाउस, घर में कोई था। घर में कोई था कैसे पता चला है, तो फॉर आई हर्ड सम नॉइज, चूंकि मैंने कुछ आवाज सुनी है। तो आवाज जब सुनी है तो उसका क्या होगा निष्कर्ष, घर में कोई है। तो ये जो फोर है यहाँ पे इलेटिव कंजंक्शन यानी निष्कर्ष बता रहा है, या किसी कंक्लूजन पे पहुंच रहा है, किसी इन्फेरेंस पे पहुंच रहा है, किसी अनुमान पे पहुंच रहा है कि जब हमने घर में आवाज सुनी है तो जाहिर सी बात है कि घर में कोई ना कोई होगा। तो ये जो चार पार्ट हैं ये आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की ये चार टाइप्स थे। ठीक है, नहीं सॉरी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के ये चार टाइप्स थे। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम क्या होता है, तो ये इक्वल रैंक के पार्ट्स ऑफ स्पीच को सामान्यतः जोड़ते हैं। और दूसरी खासियत कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की ये भी होती है, या उसके क्लॉज की, कि ये अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं, ये अपने अर्थ को स्वयं स्पष्ट कर सकते हैं, अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए दूसरी किसी क्लॉज पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। ऐसे क्लॉज को हम कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहते हैं या कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। अब दूसरा जो टाइप है क्लॉज का वो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि जितने भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं इन्हीं से वो क्लॉज बनता है। और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी अगर लेनी हो तो इसके पहले 2 क्लास का जो वीडियो है वो आप देख करके उसमें जान सकते हैं कि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, उसकी खासियत क्या होती है। चलिए इसके पहले थोड़ा सा मैं आप लोग के मैसेज को पढ़ लूँ। मनीष कुमार, प्रिया सिंह, खुशी कुमारी, आनंद एजुकेशन, गुड आफ्टरनून यू ऑल जुड़ने के लिए। और कल वाला जो वीडियो होगा वो भी भेज दिया जाएगा प्रिया सिंह। ठीक है, और मुझे लगता है कि साउंड वगैरह और पिक्चर आ रही होगी। अगर कोई दिक्कत है तो आप मैसेज कीजिएगा। ठीक है, तो आइए अब ये देखते हैं हम कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो होते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज से जोड़ने का काम करते हैं। ये कंजंक्शन सबऑर्डिनेट क्लॉज अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए मेन क्लॉज पे निर्भर रहते हैं, यानी ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये अपने से अपने अर्थ को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, इनको मेन क्लॉज की जरूरत पड़ती है। दूसरी बात है कि सबऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन है वो आफ्टर है, बिफोर है, व्हेन है, इफ है, अनटिल, टिल, अनलेस, दैट, ऑल्दो, वेयर, व्हाइल, सो दैट, सिंस, देन, दीज आर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो आप ये समझ रहे हैं कि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जो क्लॉज बनेगा वो क्लॉज भी सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा, क्योंकि वो अपने अर्थ को स्पष्ट नहीं करेगा, उसको मेन क्लॉज का सहारा लेना पड़ेगा। चलिए, तो नेक्स्ट है, जब हम लोग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस
के बारे में थोड़ा सा जान लिए, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, अ मैन इज ए मैन, आदमी तो आदमी ही है, ऑल्दो देयर इज नथिंग इन हिम, हालांकि उसमें कुछ भी होता नहीं है। इसका मीनिंग ये हुआ कि इंसान तो इंसान है, हालांकि उसमें कुछ खास बात होती नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल बनाने वाले ने ये सोच के बनाया कि इंसान सबसे ज़्यादा बुराई, सबसे ज़्यादा विकृति जो है वो इंसान में ही है। हर तरह के काम गलत से गलत, सही से सही इंसान ही करता है, और इंसान अपने आप को और दूसरों को बर्बाद करने में भी अपनी बड़ी भूमिका निभाता है। इतना बुराई होने के बावजूद भी इंसान आखिर, क्योंकि ईश्वर की सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना वही है, तो इसीलिए है कि अ मैन इज ए मैन ऑल्दो देयर इज नथिंग इन हिम। तो ये सेंटेंस है कि आदमी आदमी है, हालांकि उसमें कुछ होता नहीं है। तो ये सेंटेंस दो क्लॉज से बना हुआ है, आदमी आदमी होता है। अ मैन इज ए मैन एक क्लॉज हुआ, और यहाँ पे है दूसरा क्लॉज, ऑल्दो देयर इज नथिंग इन हिम, हालांकि उसमें कुछ नहीं होता है। तो ये जो दूसरा वाला क्लॉज है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज क्यों है? क्योंकि आप इस पार्ट के बारे में अगर आप किसी को बोलते हैं कि भाई साहब हालांकि उसमें कुछ नहीं होता है, तो क्या वो अर्थ को समझ रहा है? नहीं। हालांकि उसमें कुछ नहीं होता है, ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज नॉट कॉम्पिटेंट एनफ टू कन्वे इट्स कंप्लीट मीनिंग। ये अपने अर्थ को खूब अच्छी तरीके से नहीं समझा सकता है। ठीक है। गुड आफ्टरनून रूपा झा। तो अ मैन इज ए मैन, यहाँ पे ये मेन क्लॉज हुआ, और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो हुआ, ऑल्दो देयर इज नथिंग इन हिम। तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज बना है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की वजह से बना है। तो ये जो कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहीं भी आएंगे तो वो अपना उसी तरीके का क्लॉज बना लेते हैं। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है, बिफोर ही वेंट टू बेड ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क। अब ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क, यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा कि पहले वाले सेंटेंस में मेन क्लॉज पहले था और सबऑर्डिनेट क्लॉज बाद में था, लेकिन इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले है और मेन क्लॉज बाद में है। कहने का मतलब कि सेंटेंस में कोई भी क्लॉज पहले आ सकता है। देयर इज नो डिस्टिंक्शन वेदर द मेन क्लॉज शुड कम फर्स्ट और द सबऑर्डिनेट क्लॉज। कोई भी क्लॉज पहले आ सकता है, बाद में आ सकता है। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज से ये सेंटेंस शुरू हो रहा है, बिफोर ही वेंट टू बेड ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। उसने अपना काम कर लिया है सोने से पहले। तो जब सोने से पहले उसने अपना काम कर लिया है, तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम कर लिया है। क्या ये मीनिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है। उसने अपना काम कर समाप्त कर लिया है, मीनिंग दे रहा है। लेकिन इस वाले पार्ट को अगर हम बोलते हैं इस बिछावन पे जाने से पहले या सोने से पहले, अगर सिर्फ इतना हम किसी को बोले भाई साहब सोने से पहले, समझेगा? इसीलिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, और वो अपना मीनिंग दे रहा है, इसलिए मेन क्लॉज हो गया। और इन दोनों क्लॉज को जोड़ा किसने है? हाँ, क्या है? कंजंक्शन ने जोड़ा है, और ये कंजंक्शन है बिफोर। ये आप सोचेंगे कि इसको तो बाद में आना चाहिए था या बीच में आना चाहिए था, तो आप इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं कि ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर गोइंग टू बेड। अब ये जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया बिफोर ने? ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर गोइंग टू बेड। तो यहाँ पे ये बिफोर जो है ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। ठीक है। तो ये बात हम लोग समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं।
कंपेयर में है सिंस ही वॉज टायर्ड, चूंकि वह थका हुआ था, ही वोक अप लेट, वह देर से जगा, और यू विल पास इफ यू वर्क ऑनेस्टली। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो पहले आ रहा है, मेन क्लॉज बाद में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका मेन क्लॉज पहले आ रहा है, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज बाद में आ रहा है। कहने का मतलब कि कोई भी क्लॉज आगे पीछे आ सकता है। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा कि जब सबऑर्डिनेट क्लॉज आता है पहले तो सेंटेंस में कॉमा, क्लॉज समाप्त होने के बाद कॉमा का यूज होता है, और अगर मेन क्लॉज से सेंटेंस शुरू होगा तो फिर कॉमा की जरूरत नहीं पड़ती है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब आइए क्लासिफिकेशन ऑफ द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का क्लासिफिकेशन अगर लिया जाए तो इसको भी हमने कई ग्रुप में, 7-8 ग्रुप में इसको बांटा है। तो पहला जो ग्रुप है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम, अर्थात ये वाले जो कंजंक्शन होते हैं ये सबऑर्डिनेट क्लॉज को बनाते तो हैं ही हैं, लेकिन साथ साथ ये टाइम का भी बोध कराते हैं, समय का बोध कराते हैं। जैसे बिफोर, आफ्टर, सिंस, व्हेन, ये सब टाइम को इंडिकेट करते हैं। एग्जाम्पल है ही हैज़ बीन इल सिंस ही वेंट टू पटना। इस सेंटेंस में 2 क्लॉज है। पहला क्लॉज आपका ये है मेन क्लॉज, यहाँ तक इल तक, और दूसरा जो है सिंस ही वेंट टू पटना, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। वह बीमार रहा है जब से वह पटना गया। तो जब से का मतलब क्या हुआ, वो टाइम का बोध करा रहा है कि नहीं करा रहा है, कि जिस समय से वो पटना गया तब से लेके आज तक वो बीमार है। तो यहाँ पे आप देखिए कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज हुआ है, लेकिन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम है सिंस, ये समय का बोध करा रहा है। दूसरे एग्जाम्पल पे आइए, द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट की मौत हो गई बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने के पहले। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो बिफोर है वो क्या बता रहा है, बिफोर टाइम बता रहा है। तो ये सब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम होते हैं। कुमारी सुजाता, गुड आफ्टरनून, बहुत देर से आप ज्वाइन किए हैं, ठीक है। तो ये हमारा हुआ बिफोर जो है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम हुआ। तो बिफोर, आफ्टर, सिंस, व्हेन, ये सारे टाइम को इंडिकेट करते हैं। अगला है सेकेंड नंबर में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कॉज एंड रीजन। ये जो होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कॉज एंड रीजन, ये किसी काम के होने का कारण बताते हैं कि ये काम क्यों हुआ है। अब इस तरीके के कंजंक्शन जो होते हैं बिकॉज, सिंस, एज होते हैं। एग्जाम्पल में आप देखिए, एज ही वॉज नॉट इन द क्लास द टीचर मार्क्ड हिम एब्सेंट। अब सवाल उठता है कि ये वाला जो क्लॉज है ये कह रहा है कि टीचर ने उसे एब्सेंट मार्क किया। एब्सेंट मार्क होने का कारण क्या है, चूंकि या क्योंकि वो क्लास में नहीं था। तो ये वाला कंजंक्शन जो है आपको ये कारण बता रहा है, नहीं बता रहा है कि उसके एब्सेंट मार्क होने का कारण क्या था, वो क्लास में उपस्थित नहीं था। अगर मान लिया जाए इसी सेंटेंस को हम ऐसे बनाए कि द टीचर मार्क्ड हिम एब्सेंट because he was not in the class। अब आप यहाँ पे देखिए टीचर ने उसे एब्सेंट मार्क क्यों किया, कारण बिकॉज दे रहा है क्योंकि वो क्लास में उपस्थित नहीं था। तो ये सारे जो कंजंक्शन है ये आपको कॉज बताएंगे, कारण बताएंगे। थर्ड में आइए, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ पर्पस। ये किसी काम के होने का पर्पस या उद्देश्य बताते हैं कि कोई काम करने का उसका उद्देश्य क्या है, वो काम क्यों हुआ है।
इसका एग्जाम्पल है सो दैट और लेस्ट, यानी कि ये पर्पस बताते हैं, उद्देश्य बताते हैं काम के होने का। यहाँ पे देखिए वी स्टडी, एक जो क्लॉज है ये है वी स्टडी, दूसरा क्लॉज है सो दैट वी मे सक्सेसफुल। तो हिंदी इसका ये हुआ कि हम पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं। और सो दैट जो है कंजंक्शन है, ये क्या बता रहा है, कारण बता रहा है, पर्पस उद्देश्य बता रहा है। पढ़ने का उद्देश्य क्या है कि हम सफल हो, ज्ञान लेना नहीं, वी मे बी सक्सेसफुल, हम सफल हो। तो यानी कि सो दैट जो है ये आपको पर्पस बता रहा है कि ये काम करने का उद्देश्य क्या है। मान लीजिए कि ही वोक अप अर्ली, हिंदी हुआ वह जल्दी जगा, सो दैट ही कुड कैच द ट्रेन। उसके जल्दी जगने का उद्देश्य क्या था, वो ट्रेन को पकड़ सके। तो ये सो दैट जो है ये पर्पस बता रहा है। उसी का एक एग्जाम्पल ये भी है, वॉक केयरफुली, सावधानी से चलो। लेस्ट, लेस्ट भी आपको पर्पस ही बताता है, और लेस्ट के साथ याद रखिएगा सामान्यतः शुड का यूज होता है। लेस्ट डॉट डॉट शुड का यूज होता है, जिसको याद रखिएगा। वॉक केयरफुली, ध्यान से चलिए, चलो कहीं तुम गिर ना जाओ। तो ये ध्यान से चलने का जो पर्पस है, गिरने से बचना। तो ये सब जो है आपको एक्शन का पर्पस बता रहे हैं। अगला है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट एंड कंसिक्वेंसेस। ये ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो किसी काम के होने का परिणाम बताते हैं या उसका प्रतिफल बताते हैं। इसका जो पहला एग्जाम्पल है सो डॉट डॉट दैट है। सो डॉट 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 दैट का मतलब ये हुआ कि ये जो डॉट डॉट है इसके बीच सेंटेंस का कोई पार्ट घुसेगा, कोई पार्ट उसमें लगेगा, ये इकट्ठा नहीं आएंगे, इसके बीच में कोई एक पार्ट आएगा। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज सो टायर्ड, वह इतना थका हुआ था कि ही कुड नॉट वर्क, कि वो काम नहीं कर सका। तो ये आपको परिणाम बता रहे हैं कि काम, थकने का परिणाम क्या था कि वो काम नहीं कर सका, वो इतना थका था कि वो काम नहीं कर सका। तो ये थकने का परिणाम था। अब आपको एक चीज में फर्क महसूस करना पड़ेगा कि सो डॉट डॉट दैट और सो दैट, ये दो तरह के कंजंक्शन हैं। ये सो दैट जो है इसके बीच में वर्ड आता है कुछ, और ये वाला जो सो दैट है ये बिना किसी वर्ड के डायरेक्ट आता है। दोनों के मीनिंग में क्या फ़र्क है, तो आप इसको देख सकते हैं कि ही वॉज सो टायर्ड, वह इतना थका था कि वह काम नहीं कर सका। तो सो डॉट डॉट दैट का हिंदी क्या होगा, इतना डॉट डॉट ही, इतना थका, ही इज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक, वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता है। तो सो डॉट डॉट दैट का मीनिंग हुआ इतना डॉट डॉट की, जबकि ये सो दैट का मीनिंग होता है ताकि। दोनों के मीनिंग में फर्क है। सो दैट का मीनिंग होता है ताकि, वी स्टडी, हम पढ़ते हैं, सो दैट, ताकि हम पैसा कमा सके, वी में अर्न। तो दोनों ही सो दैट है, लेकिन ये वाला जो सो दैट है बिना डॉट डॉट के, इसका हिंदी होगा ताकि, और ऊपर वाले सो दैट का हिंदी होगा इतना ही। ये दोनों में फ़र्क होता है। चलिए, तो आज के क्लास के लिए इतना ही रहा, फिर कल मिलते हैं।